चलिए इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत। जो मध्यकालीन भारत में जब हम एंट्री करते हैं तो जो सबसे पहला वंश या सल्तनत जिसे कहा जाता है सल्तनत काल, ठीक है, उसे हम आज के वीडियो में पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप धीरज बना के देखिएगा। ठीक, स्पीड थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा और वीडियो को जूम आउट जूम इन करके भी देख सकते हैं सुविधा अनुसार। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही चंदावर युद्ध समाप्त हुआ था भारत में, ठीक है, कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध। ठीक है, उसके पश्चात भारत में क्या हुआ? मुस्लिम शासकों का साम्राज्य फैलता गया। ठीक है, मुस्लिम शासकों का साम्राज्य फैलता गया क्योंकि चंदावर युद्ध के बाद जो जयचंद वगैरह थे, ठीक है, वो सब हार जाते हैं। तो उसके बाद भारत में मुस्लिम शासकों का साम्राज्य स्थापित होता है। ठीक है, जहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तानों की अर्थात मुसलमानों ने जो शासन किया दिल्ली सल्तनत में सुल्तान के नाम से। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहला गुलाम वंश ने शासन किया, ठीक, दिल्ली सल्तनत पर। उसके बाद खिलजी वंश ने शासन किया, फिर तुगलक वंश ने, है ना, फिर सैयद वंश और उसके बाद लोदी वंश शासन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो हम देखें तो लगभग क्या 5 वंश, ठीक है, 5 वंशों ने दिल्ली पर शासन किया था शुरुआत में मध्यकालीन भारत में। ठीक है, तो इसमें जो गुलाम वंश था, ठीक है, कौन सा वंश? गुलाम वंश, है ना। तो उसके बारे में हम देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश का शासन था 1206 से 1290 तक, यानी कि जो गुलाम वंश ने शासन चालू किया 1206 से, ठीक है, ये 1290 तक शासन करता है। ठीक है, 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश, ठीक है, खिलजी वंश शासन करता है कब तक? तो दोस्तों जो खिलजी वंश है ये शासन करता है 1290 से 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश शासन करता है दोस्तों 1320 से 1414 तक। उसके बाद सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश ने शासन किया यहाँ पे 1414 से 1451 तक। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए, गुलाम वंश ने शासन किया। आ, ठीक, गुलाम वंश ने शासन किया यहाँ पे 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक। फिर तुगलक वंश, तुगलक वंश ने फिर चालू किया 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश का शासन आता है 1414 से, जब वो उनका ख़त्म हुआ तो इनका चालू हुआ 1451 तक। फिर लोधी वंश, लोधी वंश आता है 1451 से 1426 तक। ठीक है, इस प्रकार हम देखें, है ना, तो जो दिल्ली सल्तनत है ना, इन उपरोक्त पांचों को क्या कहा गया? दिल्ली सल्तनत काल कहा गया। उसके बाद दोस्तों मुगल काल आता है 1526 से 1717 तक। ठीक है, तो मुगल काल जो है वो 1526 से चालू होकर 1707 तक चलता है। ठीक, 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है जो मुगल शासक था। उसके बाद मध्यकालीन भारत का भी इतिहास इसी के साथ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं दोस्तों अपना शासन वाला टॉपिक में। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने बताया गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश क्या था, ये दिल्ली में सुल्तानों का शासन रहा तब तक के काल को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है ना। तो दिल्ली में जो सुल्तानों ने शासन किया, इस काल को दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। दोस्तों गुलाम वंश में अगर हम बात करें तो गुलाम वंश में 3 वंश थे, ठीक है। कुतुबी, शमशी और बलबनी, ठीक है। कुतुबी, शमशी और बलबनी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुतुबी वंश के बारे में, ठीक है। सबसे पहले कुतुबी वंश के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो कुतुबी वंश में था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, है ना। तो इसकी जो राजधानी थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, वो थी लाहौर, ठीक है। राजधानी क्या थी इसकी, लाहौर, है ना। दोस्तों इसके बारे में एक बात ये याद रखना है, इसने भारत में शासन जब किया तो इसको क्या नाम से जाना गया था, सिपह खालार, सिपह खालार या फिर मलिक, ठीक, इसके नाम से इसने भारत में शासन किया था। और दोस्तों इसकी जो मृत्यु हुई थी वो लाहौर में पोलो या बोले चौगान खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई थी, 1210 में लाहौर में चौगान खेलते वक्त, ठीक है। तो और उसी जगह लाहौर में ही इसको क्या किया जाता है, इसका मकबरा बना दिया जाता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है ऐसा पूछ सकता है, तो आपको बताना है लाहौर में है, ठीक है। अगर हम इसके प्रशासनिक कार्यों के बारे में देखें, ठीक है, तो शासक बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने साम्राज्य विस्तार का दोस्तों ज़्यादा कार्य नहीं किया इसने, ठीक है। और थोड़ा सा बूढ़ा भी हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। साम्राज्य को सुदृढ़ करने पर ये ध्यान दिया, ठीक है। विस्तार करने पर ध्यान नहीं दिया, सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया। और भारत में गुलाम वंश की नींव डाली इसने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है भाई। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का कुछ निर्माण कार्य देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके निर्माण कार्य में देखें तो सबसे पहला आता है कुतुब मीनार, ठीक है, जो कि दिल्ली में बनवाया था, ठीक। इसने शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक, इनकी स्मृति में इसकी नींव डाली थी, ठीक है। इसने काम तो चालू करवा दिया था, ठीक है, कुतुब मीनार का, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया था, ठीक है। उसके बाद एक बनाया था कुव्वत उल इस्लाम इस्लाम मस्जिद, ठीक, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी दिल्ली में बनाया गया था। दोस्तों दिल्ली में ये जो मस्जिद बनाया गया था इसे ना जैन मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था, ठीक है। इस स्थान पर क्या था, पहले यहाँ पे मंदिर था, मस्जिद था, मंदिर था दोस्तों, जैन मंदिर, जिसे तोड़कर कुव्वत उल इस्लाम बनवाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसी के साथ ही इसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, यह एक मस्जिद है, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो इसके दरबार में क्या था, दरबारी कवि था हसन निजामी, ठीक है। कौन सा दरबारी कवि था, हसन निजामी, बस इतना याद रखिए इसके दरबारी कवि के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक को 3 अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि लाल बख्श। दोस्तों इसकी दानशीलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बख्श के नाम से जाना जाता था। साथ ही इसे हातिम ताई भी कहते थे, क्योंकि ये बहुत दयाशील था, ठीक है। कुरान खां बोला जाता, क्यों, कुरान का बहुत कुशल पाठक था ये, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। उसके बाद इसे नाम दिया गया था चंद्रमुखी, मोहम्मद गौरी ने इसको चंद्रमुखी का नाम दिया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देख लिया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब हम देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। इल्तुतमिश दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, ठीक। वास्तविक संस्थापक दिल्ली का इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ठीक है। इसने अपने प्रतिद्वंदियों जैसे कि ताजुद्दीन यालदोज, नासिरुद्दीन कुबाचा जो कि सिंध के शासक थे ना, और आराम शाह, ठीक, इन सब का क्या किया, सफलतापूर्वक दमन कर दिया। 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध, ठीक है, इल्तुतमिश और यालदोज के मध्य ही लड़ा गया था, जो कि इसका एक दुश्मन था यालदोज, ठीक ना। इसके साथ इसने तराइन का क्या किया, तीसरा युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था, 1215 से 1216 के मध्य, ठीक है दोस्तों। 1215 से 1216 के मध्य क्या लड़ा था, तराइन का युद्ध।
भारत में पहला मकबरा का निर्माण करवाया। ठीक, तो भारत में पहला मकबरा इसी ने बनवाया। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है भाई। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इल्तुतमिश के बारे में आगे देखते हैं। तो ठीक है, जैसे कि हमने बताया पहला मकबरा भारत में बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। ठीक है, इसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसे क्या बोला जाता था? तुर्काने चिहलगामी। ठीक है, इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसे तुर्काने चिहलगामी के नाम से जाना जाता था। इस संगठन को चरगान भी बोल देते थे। ठीक है दोस्तों, शासन प्रबंधन में कुशलता लाने के लिए इसने इक्ता प्रणाली की भी शुरुआत की। दोस्तों, इसकी शुरुआत की तथा इसके लिए इक्तेदार को नियुक्त किया जाता था इसके प्रशासन के लिए। ठीक है, तो ये था ये इल्तुतमिश के बारे में जानना है। ठीक है, हमने देखा इल्तुतमिश के बारे में। ठीक, इल्तुतमिश के बारे में और देखते हैं हम। तो इसने न्याय कार्यों के लिए एक बड़े नगर की स्थापना की, या बड़े नगरों की स्थापना की, जिसे अमीर दाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और बड़े शहरों में शांति की स्थापना के लिए इसने कोतवालों को रखना चालू कर दिया। ठीक है, प्रथम तुर्क सुल्तान था ये इल्तुतमिश, जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। ठीक है, तथा अपने आर्थिक व्यवस्था में सुधार के लिए इसने चांदी का टका, ठीक है, चांदी का क्या टका, ठीक है, चांदी का टका तथा तांबे का जीतल नामक 2 नए सिक्के चलाए। ठीक है, जिसमें एक और खलीफा नाम लिखा रहता था। ठीक है दोस्तों, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? ये प्रथम ऐसा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए तथा आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए चांदी का टका चलवाया और तांबे का जीतल चलवाया। ठीक है, ठीक। उसके बाद हम आगे देखते हैं, तो आगे चलते हैं हम सीधा, है ना। इल्तुतमिश दोस्तों, मंगोल शासक चंगेज़ खां, ठीक, मंगोल शासक चंगेज़ खां के भय से फारस का शासक जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश का संरक्षण लिया। अब ये तो दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ये देखते हैं मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां। ठीक है, इस समय मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां बहुत क्या था? फेमस था, जिसका नाम क्या था? चंगेज़ खां। ठीक है, चंगेज़ खां ने ये क्या किया? जो इसके शरण में आया था चंगेज़ खां के डर से, जिसका नाम था, क्या नाम था? जलालुद्दीन मांगबरनी, है ना। चंगेज़ खां वातुमनी के भय से ये ख्वारिज़्म शाह का पुत्र जलालुद्दीन मांगबरनी वहाँ से भागकर पंजाब की ओर आ गया। ठीक है, चंगेज़ खां उसका पीछा करता हुआ लगभग 1220 और 21 ईस्वी में सिंध तक आ गया। इल्तुतमिश ने मंगोल, ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया? मंगोल जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी से बचने के लिए मांगबरनी की कोई सहायता नहीं की। ठीक है दोस्तों, इसने उसकी कोई सहायता नहीं की। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं, इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इल्तुतमिश जो है इसका मकबरा बनाया गया है दिल्ली में। ठीक है, और इल्तुतमिश का दरबारी कवि था मिन्हाज उल सिराज। आप ये याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। इसके स्थापत्य में आप देख लीजिए सुल्तानगढ़ी का किला। ठीक है, क्या देखना है आपको? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, जो कि भारत का पहला मकबरा है। ठीक है, तो ये जो है पहला मकबरा इसने बनवाया, तो वो मकबरा कौन सा था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। ठीक है, जो कि भारत का पहला मकबरा है। ठीक है, इल्तुतमिश ने जो बनवाया था, है ना। उसके बाद हम आगे देखेंगे दोस्तों इल्तुतमिश के ही बारे में, है ना। तो इल्तुतमिश जो था, इसने जो कुतुब मीनार ने अधूरा काम छोड़ा था, कुतुब मीनार का अधूरा काम जो छूटा था उसको पूर्ण करवाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था, जिसे पूरा कराया इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इल्तुतमिश का अगर अंतिम अभियान अगर आपसे पूछ दे तो वो बताना है आपको बामियान का अभियान। कौन सा अभियान? बामियान का अभियान। मुस्लिम प्रभुत्व की वास्तविक शुरुआत इल्तुतमिश ने ही किया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपके बारे में इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में बहुत ही शॉर्ट में हम एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। ठीक है,
दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, ठीक है। ठीक है, 1215-16 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ इल्तुतमिश और याल्दोज के बीच। भारत में मकबरा निर्माण करने वाला पहला शासक था इसने, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इसने क्या किया, 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था जिसे तुर्क के चेहलगामी कहा गया था, ठीक। इस संगठन को चरगान भी कहा जाता था, है ना। शासन प्रबंधन में कुशलता लाने के लिए इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत की या इक्ता प्रणाली की शुरुआत की, ठीक है। इसने अमीर न्यायकारों के लिए बड़े नगरों में क्या किया, अमीर दाद की नियुक्ति की। साथ ही बड़े शहरों में शांति के लिए कोतवालों को भी नियुक्त करने लगा, हाँ, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, इसके समय मंगोल आक्रमणकारी किस चंगेज़ खां जो है ये इसके समय आक्रमण तो नहीं करता है लेकिन इसके समय आया था, ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा जो है वो दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। और जो पहला मकबरा बनवाया था इसने वो था सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है। साथ ही साथ इल्तुतमिश का निर्माण कार्य में आपको याद रखना है कुतुब मीनार, इसका कार्य क्या किया, इसने पूर्ण कराया। और इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था बामियाना का अभियान। मुस्लिम प्रभुत्व की वास्तविक शुरुआत इल्तुतमिश के समय से ही मानी जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं रजिया सुल्तान, ठीक है। ये तृतीय शासक थे दोस्तों, ठीक है। कौन, ये रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी, ठीक है। क्या थी ये, इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना। यह भारतीय इतिहास में राजत्व सिद्धांतों के तहत पुरुषों का वस्त्र क्या करती थी दोस्तों, ये पुरुषों का वस्त्र धारण करती थी, है ना, टोपी लगाती थी और दरबार में जाती थी, ठीक है। साधारणतः यह दरबार में आते समय लाल वस्त्र धारण करके आती थी, है ना। रजिया सुल्तान ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से विवाह किया था दोस्तों। रजिया सुल्तान का फिर अंततः कुछ डकैतों ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ये जो है भारत में प्रथम शासिका के रूप में भी जानी जाती है, प्रथम मुगल मुस्लिम शासिका भी इन्हें कहा जाता है, रजिया सुल्तान को, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। कौन सा शासक, नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है दोस्तों। इसे संत शासक कहा जाता था, ये आप याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद को संत शासक कहा जाता था, है ना। इसके शासनकाल में गयासुद्दीन बलबन नाइब के पद पर नियुक्त हुआ, ठीक है। तो जो गयासुद्दीन बलबन है दोस्तों, जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो जो है इसके समय क्या हुआ था, नाइब के पद पे नियुक्त किया गया था उसे, है ना, तथा वास्तविक शासक बन बैठा, है ना। तो जो बलबन है वो बाद में क्या करता है, वास्तविक शासक बन जाता है ये खुद, है ना, उसकी हत्या करके, ठीक है। हाँ, ये देखो नासिरुद्दीन महमूद की हत्या हो गई और बलबन दोहर, हाँ, बलबन ने उसको क्या किया, जहर दे दिया। उसके बाद नासिरुद्दीन अहमद की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और बलबन जो है खुद गद्दी पर बैठ जाता है, ठीक है भाई। और क्या करता है, बलबनी वंश की फिर स्थापना करता है बलबन, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे अब बलबन वंश के बारे में, ठीक है दोस्तों। आप जो वीडियो यहाँ पे अगर छोटा छोटा दिख रहा है तो हल्का सा जूम कर सकते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम प्रथम शासक की बात करें तो वो था गयासुद्दीन बलबन, है ना। बलबन वंश की स्थापना की अगर हम बात करें, बलबन वंश की तो इसका स्थापना 1266 से 1286 के मध्य मानी जाती है, ठीक है। और इसका मूल नाम था बहाउद्दीन, ठीक है। बलबन को, जो गयासुद्दीन बलबन था बलबनी वंश का प्रथम शासक, इसका मूल नाम था बहाउद्दीन, ठीक है। यह क्या था, यह इल्तुतमिश के द्वारा खरीदा गया दोस्तों एक गुलाम था, ठीक है। इल्तुतमिश ने इसे दोस्तों बाजार से खरीद के लाया था, ठीक है। जो कि बाद में क्या बन बैठा, जो कि ये शासक बन बैठता है बाद में, है ना। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्गू खां की उपाधि दी थी। बलबन ने स्वयं जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की, ठीक है। और ये बलबन जो है खुद अपने आप जिल्ले इलाही की उपाधि धारण कर लेता है। बलबन का अगर हम दोस्तों निर्माण कार्य देखें तो इसने दिल्ली में लाल किला का निर्माण कराया था, ठीक है दोस्तों। लाल किला का निर्माण बलबन ने कराया था। मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है, आप देख लीजिएगा इसके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आगे, तो
इसने राजत्व का सिद्धांत लागू किया। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, राजत्व का सिद्धांत बलबन ने लागू किया, जिसके अनुसार नियाबत खुदाई अर्थात राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, ऐसा कहा गया था। ठीक है, आगे चलिए। तो आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो बलबन को लौह और रक्त की नीति के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसने सैन्य विभाग में दीवान अर्ज की स्थापना की। ठीक, अपने सैन्य विभाग में बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की। ठीक है, बलबन को ही सैन्य विभाग के संगठन का श्रेय जाता है। ठीक है, और इसे सैन्य विभाग का जो गठन किया गया था ना, उसका श्रेय बलबन को ही जाना जाता है। बलबन ने और क्या किया था, तो इसने पाबोस और सिजदा की प्रथा चलाई थी। दोस्तों, पाबोस क्या होता है? पाँव को चूमना, और सिजदा होता है घुटने बैठकर सम्राट के सामने झुक जाना, उसे सिजदा कहते हैं। साथ ही साथ इसने नवरोज जो त्यौहार होता है ना, उसकी शुरुआत की बलबन ने, और इसी के साथ तुर्का ने चिहलगामी को भंग कर दिया, जो उसने बनाया था ना। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने जो बनाया था, उसको ये भंग कर देता है। ठीक है, 1286 में अपने बड़े पुत्र महमूद की मृत्यु के शोक में दोस्तों बलबन की खुद मृत्यु हो जाती है, और इसका दरबारी कवि था अमीर खुसरो। तो इसके दरबारी कवि को याद रखिएगा, अमीर खुसरो, है ना। बलबन के समय में दरबारी कवि था इसका अमीर खुसरो। ठीक है। ठीक है दोस्तों, बलबनी वंश में उतने देखा हमने। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधा खिलजी वंश में। ठीक है, खिलजी वंश में डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, तो खिलजी वंश का शासन चालू होता है 1290 से 1520 के बीच। इसमें सबसे पहला शासक हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, खिलजी की जलालुद्दीन खिलजी, इसकी राजधानी थी किलाखरी। ठीक है दोस्तों, इसकी राजधानी किलाखरी थी। अपना राज्यारोहण अपने आरंभिक राजधानी किलाखरी में ही इसने किया। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वृद्ध शासक था दोस्तों। ठीक, ये अलाउद्दीन खिलजी नहीं है, ये है जलालुद्दीन खिलजी। और ये जो है दिल्ली शासक का सबसे वृद्ध यानी बूढ़ा शासक था, है ना। इसका भतीजा और दामाद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक, जो अलाउद्दीन खिलजी आगे हम पढ़ेंगे वो इसी का दामाद था। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कड़ा मानिकपुर का शासक था। कहाँ का? कड़ा मानिकपुर का शासन जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के का साथ था, उसके अधिकार में था, है ना। महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो इसके शासनकाल में मंगोल, ठीक है। अब जो मंगोल आक्रमणकारी पास तो आ गए थे उसके समय, है ना, इल्तुतमिश के समय, लेकिन इन्होंने आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी के समय आक्रमण करता है ये। ठीक है, मंगोल लोग जलालुद्दीन खिलजी के समय आक्रमण करते हैं। ठीक है, चंगेज़ खां का नाती उल्गू खां ने आक्रमण किया था। ठीक है, परंतु यह मंगोल जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा परास्त कर दिए गए। ठीक है, लेकिन उनको अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में हरा दिया। ठीक है, परंतु यह दोस्तों मंगोल जो है फिर से वापस आ गए और यहीं रहकर इस्लाम धर्म इन्होंने स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो अंततः मंगोल वालों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया यहीं आकर। ठीक है, और वो लोग क्या कहें, नवीन मुसलमान कहलाने लगे। अब देखो, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं हम जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने दया, प्रेम और उदारता को शासन का आधार माना। ठीक है दोस्तों, जलालुद्दीन खिलजी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। एकमात्र दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जिसने दया, प्रेम और उदारता को अपने शासन का आधार माना था। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1292 ईस्वी में अपने चाचा के कहने पर भीलसा व देवगिरी, ठीक है, भीलसा और देवगिरी का अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। जब उनको जलालुद्दीन खिलजी ने बोला तब। ठीक है।
उस समय दोस्तों देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। ठीक है, इस प्रकार जलालुद्दीन खिलजी के समय के देवगिरी में आक्रमण मुसलमानों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण था। ठीक है, तो उस समय जो जलालुद्दीन खिलजी के कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, रामचंद्र देव पर आक्रमण किया, जो कि दक्षिण में था, है ना, दक्षिण भारत में। और ये मुसलमानों का दक्षिण भारत में पहला आक्रमण माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सीधा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब आते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी पर ही, है ना। तो इनका बचपन का नाम अली और गुरशाप था। ठीक है, इन्होंने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया था। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये भी अपने चाचा को मारकर गद्दी पर बैठा था। इसे भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट माना जाता है। ठीक है, शासक तो बहुत हुए लेकिन सम्राट इसे माना जाता है भारत का पहला, है ना। इसका दरबारी कवि था अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी दरबारी कवि था अमीर खुसरो और बलबन का भी दरबारी कवि था अमीर खुसरो। ठीक है, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को साम्राज्य का मलिक यानी नायाब बनाया। ठीक है, तो एक व्यक्ति था मलिक काफूर, इसको ये क्या करता है, अपने साम्राज्य का नायब बनाता है ना, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, तो अलाउद्दीन ने सोमनाथ मंदिर को दोस्तों खूब लूटा। ठीक है, अपना जो सोमनाथ मंदिर था इसको अलाउद्दीन खिलजी ने खूब लूटा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, हालांकि इसने उन मंगोलों को हराया भी था, लेकिन सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के समय ही हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के ही समय, है ना। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन की नीतियों को आगे बढ़ाया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए दिल्ली के निकट दोस्तों क्या किया, मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए इसने दिल्ली के निकट यानी दिल्ली के पास एक सीरी में अपनी राजधानी बना ली थी। ठीक, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ताकि मंगोलों से निपटा जाए। ठीक है, इसने स्वयं को सिकंदर ए शानी की उपाधि दी। ठीक है, इसने खुद स्वयं को सिकंदर ए शानी की उपाधि दे डाली थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों हम। ठीक है, थोड़ा सा दो नए कर लगाए। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना है, इनके कर के बारे में। तो एक था चराई कर दोस्तों, दुधारू पशुओं से लिया जाने वाला कर जो था उसको चराई कर कहते थे। एक था गढ़ी कर, ये घरों और झोपड़ियों पर लगता था। ठीक है, कौन सा कर, गढ़ी कर। ठीक है, उसके बाद अन्य में हम देखें तो जजिया जो कर था ना दोस्तों, ये मुसलमानों से लिया जाता था। और जकात कर मुसलमानों से एक धार्मिक कर था, जो संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था, है ना। तो इसको हम ठीक से और देखते हैं। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था दोस्तों, जो मुसलमान नहीं होते थे ना उनसे जजिया कर लिया जाता था। और जकार मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, इसके साथ ही इसने भू राजस्व की दर जो है उसको बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया तथा साथ ही साथ खम्स यानी जो लूट का पैसा होता था उसको राजा में लूट का पैसा में राजा का जो हिस्सा होता था दोस्तों, जो लूट कर इनके लोग लाए होते थे, उसमें जो राजा का हिस्सा होता था उसको 1/4 भाग से बढ़ाकर 3/4 कर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, हमने पहले पेज पे आपको बता दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों उपरोक्त कुछ नीतियों के कारण यह विद्रोह का दमन करने में सफल हुआ। इतिहास का पहला शासक था जिसने अपने पास स्थायी संपत्ति रखी थी, स्थायी सेना रखी थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी खुद की। ठीक है, उसने हुलिया और दाग प्रथा को आरंभ करवाई। दोस्तों इसके अनुसार सैनिकों का क्या किया जाता था, हुलिये का खींचा रखा जाता था तथा उत्तम किस्म के घोड़ों को उस पर दाग करके रखे जाते थे। ठीक,
सैनिकों का हुलिया बनाने के लिए ये खीजा रखा जाता था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के समय सेनाओं की जो संख्या है दोस्तों उसको 3 लाख से अधिक थी इसके समय, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 लाख से भी अधिक सेना थी उसके। साथ ही साथ वो क्या करता था, सेनाओं की संख्या 3 लाख से अधिक थी इसलिए कम वेतन देता था, है ना, तथा बाजार नियंत्रण की व्यवस्था लागू किया और मूल्यों का भी नियंत्रण कर लिया ये। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण प्रणाली अधिक थी इन्होंने इसके समय, और क्या किया, मूल्यों का नियंत्रण किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली, और हुलिये सैनिकों का हुलिया के लिए और घोड़ों पे दाग करने के लिए, ये सब अलाउद्दीन खिलजी के ही काम थे। ठीक है दोस्तों, ये सब करने का इसका कारण ये था ताकि सेनाओं के कर्मचारियों के वेतन में इस कुछ इस प्रकार से पूर्ति किया जा सके। ठीक है, अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दोस्तों कुछ विजय अभियान के बारे में हम देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों गुजरात जीता था, जैसलमेर जीता था, चित्तौड़, रणथंभौर और मालवा क्षेत्र को जीता था, है ना। तो गुजरात विजय के बारे में देखते हैं। गुजरात के शासक था कर्णदेव। ठीक है, इसकी पत्नी थी कमला, है ना। ये दोस्तों उसको हरा देता है शासक को, और इसकी पत्नी कमला से क्या करता है, विवाह कर लेता है। ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, तो ये जो मालिक काफूर है इसको वहाँ से खरीदा था उसी गुजरात अभियान के दौरान 1000 दिनार में। इसी कारण इतिहास में मलिक काफूर को दोस्तों 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 1000 दिनार में खरीदा था इसलिए। आगे चलते हैं, रणथंभौर विजय। तो रणथंभौर विजय में वहाँ का शासक था हमीरदेव। ठीक है, उसके बाद रणथंभौर जीतना इसलिए ज़रूरी था दोस्तों क्योंकि बिना रणथंभौर जीते पूरे राजस्थान पर ये अधिकार नहीं कर सकता था। ठीक है, उसके बाद इसने चित्तौड़गढ़ को भी जीता। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को जीता तो वहाँ पे शासक था रत्नदेव। ठीक है, रत्नदेव की पत्नी थी दोस्तों पद्मावती। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया और पद्मावती को प्राप्त करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो इसने चित्तौड़गढ़ पे मुख्यतः आक्रमण इसलिए किया ताकि उनकी पत्नी पद्मावती को प्राप्त कर सके, ये रत्नदेव की पत्नी को। ठीक है, इसका वर्णन दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना पद्मावत में भी किया है अलाउद्दीन खिलजी के इस आक्रमण के बारे में। ठीक है, रत्नदेव की हार व मृत्यु की खबर सुनकर दोस्तों पद्मावती ने जौहर प्रथा का अनुसरण किया और अपने आप को दोस्तों अग्निकुंड में डाल दिया इसने। ठीक है, चित्तौड़ को जीत कर उसका नाम अपने खिज्र खां के नाम पर रख दिया। ठीक है, तो खिलजी ने उसको जीत कर अपने पुत्र था खिज्र खां, उसके नाम पर इसका नाम चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया था। ठीक है, चित्तौड़ विजय का वर्णन दोस्तों अमीर खुसरो ने भी किया है। ठीक है, खजाइन उल फतह में। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों ये देख सकते हैं आप अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इन्होंने कड़ा मानिकपुर का ये शासक था। इसके बाद ये चित्तौड़ को जीता, गुजरात को जीता। ठीक है, देवगिरी पर आक्रमण किया था ना इसने, और ये एक वारंगल क्षेत्र है तेलंगाना का। ठीक होयसिल अभियान था इसका, पांडे वंश वगैरह को हराया, ये सब कुछ यहाँ पे ग्राफ में दिया है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत का विजय अभियान। ठीक है, उत्तर भारत विजय अभियान के पश्चात दोस्तों अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत विजय अभियान छेड़ा। वह दक्षिण भारत के शासकों को परास्त कर उन्हें सीधे अपनी अधीनता में नहीं रखना चाहता था। ठीक है, दक्षिण भारत में विजय उसका सेनापति मलिक काफूर हाँ, दक्षिण भारत में विजय में उसका जो सेनापति था मलिक काफूर, उसका भी हाथ था। ठीक है, दक्षिण भारत विजय का विवरण दोस्तों इस प्रकार है कि उन्होंने सबसे पहले दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया था। ठीक है, जिसे दौलताबाद कहा जाता है। ठीक है, इसके देवगिरी का शासक था रामचंद्र, है ना। देवगिरी को जीत कर वहाँ शासन स्थापित करने के बजाय दोस्तों इसने वहाँ पे वार्षिक कर लिया। ठीक है, वहाँ शासन नहीं किया, वहाँ से बल्कि ये वार्षिक कर लेता था। ठीक है, तेलंगाना अभियान भी इसने छेड़ा था। ठीक है, काकती वंश के शासक प्रताप रुद्र देव को हरा दिया। ठीक है, जिसकी राजधानी थी वारंगल, है ना। प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मालिक काफूर से बिना युद्ध किए दोस्तों स्वयं की क्या कर देता है, स्वयं की मूर्ति बनवाकर उसमें जंजीर
पहनाकर, है ना, क्या करता है, जंजीर जंजीर पहनाकर भेंट कर आत्मसमर्पण कर देता है। भाई ऐसा था ये शासक, तेलंगाना का काकती वंश का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, ठीक। इसने मलिक काफूर से बिना युद्ध किए स्वयं की मूर्ति बनाकर उसको दे देता है आत्मसमर्पण के रूप में, ठीक है। इस समय मलिक काफूर को काकती का कोहिनूर का हीरा प्रदान कर दिया जाता है, ठीक है। तो काकतीयों ने कोहिनूर का हीरा जो है वो मलिक काफूर को इस अभियान में प्रदान किया था। उसके बाद होलसेल अभियान भी है, ठीक है, इसका खिलजी का। उसके बाद पांड्य वंश केरल में जो था उसमें भी, ठीक है, मलिक काफूर ने पांड्य वंश पर आक्रमण किया, ठीक है, परंतु वहाँ यहाँ का शासक वीर पांड्य को पराजित नहीं कर सका, अंततः धन लूटकर ही लौट आया था, ठीक है। तो ये पांड्य वंश अभियान भी था इसका, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद तुगलक वंश आते हैं हम, ठीक है। खिलजी वंश के बाद हम आते हैं अब तुगलक वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश अगर एक बार में रिवाइज करना है तो मुख्यतः अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही देखना है, वहाँ आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जल्दी जल्दी है क्योंकि अभी सीजी व्यापम में बहुत से एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो अब ये सब रिवीजन वीडियो समझिए, ठीक है। अब हम देखते हैं तुगलक वंश में, ठीक है दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहला शासक, ठीक है। इसका उपनाम था गाजी मलिक, ठीक है, इसको उपनाम दिया गया था गाजी मलिक, है ना। गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों लगभग 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 29 बार इसने मंगोल आक्रमण को किया था ना। मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने उनको हराकर मुसलमान तो बना दिया था, लेकिन 29 बार इसके समय भी गयासुद्दीन तुगलक के समय आक्रमण हुआ था, ठीक है। इसने दोस्तों सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक जो है दोस्तों नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन तुगलक प्रथम सुल्तान था, ठीक है दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा। प्रथम सुल्तान था दोस्तों जिन्हें डाक व्यवस्था चलाई, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में ये बात भी याद रखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था चालू कराई, प्रथम शासक ऐसा करने वाला, ठीक है दोस्तों। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय कर वापस लौट रहा था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, तथा तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। ये बात निजामुद्दीन औलिया ने किससे कहा था, गयासुद्दीन तुगलक से, जब वो बंगाल विजय करके वापस आ रहा था। उसके बाद दोस्तों तुगलक वंश में अगला शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, ठीक है। इसका वास्तविक नाम था जूना खां, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का पूरा दूसरा नाम था जूना खान, ठीक है दोस्तों। ये जो जूना खान है या मोहम्मद बिन तुगलक है ना, 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक को बंगाल अभियान से लौटने पर तुगलकाबाद में दोस्तों एक, जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, ठीक है, या फिर लौटने पर तुगलकाबाद में क्या होता है, चलिए उसको छोड़िए दोस्तों, हम यहाँ आते हैं दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं, रुकिए थोड़ा सा, अब मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है दोस्तों। इसने क्या किया, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी दोस्तों। इसका कारण क्या था, तो विद्रोह का ये दमन करना चाहता था मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन परिणाम ये हुआ असफल रहा, अकाल पड़ गया दोस्तों। कारण ये हुआ दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर दी थी कर, लेकिन इसका ये सफल नहीं हो पाया, विद्रोह का दमन करने के लिए किया था लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। उसके बाद राजधानी परिवर्तन, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दोस्तों देवगिरी जो है वो राजधानी को बदल देता है, ठीक है। और दोस्तों क्या क्या, दिल्ली से देवगिरी का राजधानी बनाने की घोषणा करता है देवगिरी को तथा इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है दौलताबाद, ठीक। तो देवगिरी का नाम दोस्तों इसने दौलताबाद कर दिया था, ये नाम प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना, राजधानी परिवर्तन किया था ये, ठीक है। और ये क्या किया था, देवगिरी में राजधानी ले गया जिसका नाम बदल कर ये दौलताबाद कर देता है, ठीक है। आगे हम बात करें दोस्तों तो
ठीक है, राजधानी परिवर्तन किया। दोस्तों राजधानी परिवर्तन करने का इसका कारण क्या था, तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा, ठीक है, ये बताया था गॉर्डन ब्राउन ने, तथा देवगिरी का साम्राज्य के मध्य में स्थित होना। ठीक है, साम्राज्य के मध्य में देवगिरी जो स्थित था, ठीक है, इसलिए वहाँ से ये क्या था, राजधानी को परिवर्तित कर दिया, देवगिरी ले आया राजधानी, और उसका नाम बदल दिया था, दौलताबाद कर दिया था। ठीक है दोस्तों, दिल्ली के लोगों का देवगिरी में रहने से इनकार कर देना। ठीक है दोस्तों, ये दिल्ली में क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक, ये राजधानी परिवर्तन तो कर दिया था, लेकिन दिल्ली के लोग जो थे वो देवगिरी में रहने से इनकार कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इसका राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक का उतना सफल नहीं हो पाता है। दोस्तों इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण याद रखना है बात कि ये सांकेतिक मुद्रा का चालन कराए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसने तांबे का सिक्का चलाया दोस्तों। ठीक है, और उसका मूल्य चांदी के टके के बराबर कर दिया था। ठीक है, सिक्का चलाया तांबे का और उसका मूल्य कर दिया चांदी के टके के बराबर, इसलिए और इस पद्धति को उसने मंगोलों से ग्रहण किया था। ठीक है, कारण क्या था दोस्तों, विश्व बाजार में चांदी की कमी को, जो चांदी की कमी थी उसको पूरा करना था। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि इसका जो परिणाम है ये भी क्या होता है, असफल हो जाता है। लोगों ने अपने घर में दोस्तों टकसाल बना लिया। ठीक है, लोगों ने अपने घर में क्या किया, इसे टकसाल बनाना चालू कर दिया, क्योंकि इसने क्या किया, तांबे का जो सिक्का चलाया और उसका मूल्य चांदी के टके के बराबर कर दिया। तो सांकेतिक मुद्रा का चलन कराया इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये याद रखिएगा। इसने कृषि में भी कुछ सुधार किए। कृषि में सुधार हेतु इसने दीवाने अमीर कोही की नियुक्ति की। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने, और साथ ही साथ बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए फार्म कृषि योजना चलाया। ठीक है भाई, उस ज़माने में ये फार्म कृषि योजना लाए थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसका अभियान अगर देखें तो खुरासान एवं कराजिल अभियान था इसका। ठीक है, खुरासान और कराजिल अभियान। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद रखना है, खुरासान और कराजिल अभियान। दोस्तों विजय हेतु पहले से सैनिकों की को ये क्या करता था, वेतन दे देता था। परिणाम इसका क्या हुआ, ये भी असफल रहा। ठीक है, विजय में जाने से पहले ही सैनिकों को वेतन देता था, लेकिन फिर भी इसका ये काम सफल नहीं हुआ। शासकों द्वारा मित्रता करना, ये क्या करता था, शासकों को मित्रता करने की सोचता था, उनसे युद्ध कम लड़ना चाहता था। ठीक है, धार्मिक नीति। दोस्तों एक अफ्रीकी यात्री था, इसे याद रखिएगा, नाम था इब्न बतूता। ठीक है, ये इसी के समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक है, साथ ही साथ हमें देखना है जो इब्न बतूता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया तथा इसने इन्हें राजदूत के रूप में चीन भेजा। इसका विवरण रेहला में किया गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो इब्न बतूता आया था इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया जाता है तथा इन्हें राजदूत के रूप में दोस्तों चीन भेज दिया जाता है, जिसका विवरण रेहला में है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने तुंगभद्रा नदी के समीप दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर डाली। ठीक है, जब मोहम्मद बिन शासन कर रहा था। ठीक है, साथ ही महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन के द्वारा 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हो जाती है, इसी के ही समय, मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय। दोस्तों तुगलक वंश का हम पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा आपको अगर बोरिंग लगे तो आप थोड़ा वीडियो रोक कर दोबारा देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में इसका सल्तनत सबसे बड़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक का। और ये लोगों की योग्यता देखकर उनकी नियुक्ति करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों ये क्या है, सिंध में हुए विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक गया था, किंतु दोस्तों वहाँ से क्षतिग्रस्त हो गया और सिंध के थट्टा नामक स्थान में ही उसकी मृत्यु हो गई। किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की।
इसकी मृत्यु पर बदायूंनी का कथन था। बदायूंनी ने कहा, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ऐसा कहा था दोस्तों बदायूंनी ने, क्योंकि ये बहुत उठ पुटांग भी तो काम किए थे, कुछ अच्छा करने की कोशिश किया लेकिन फिर भी सही नहीं हुआ इसका। ठीक है, एल्फिंस्टन इसे पागल सुल्तान भी कह दिया था मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मदुरई जो है वो स्वतंत्र राज्य था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो मदुरई राज्य था वो स्वतंत्र था, है ना। अनेक विफलताओं के कारण इसे इस्लामिक जगत का सर्वाधिक मूर्ख शासक माना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, उसके बाद इसी में आता है दोस्तों, तुगलक वंश में ही तृतीय शासक आता है फिरोज शाह तुगलक, है ना। फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। इसकी नीति के बारे में देखते हैं हम। यह धर्म के प्रति बहुत कट्टर था दोस्तों, है ना। इस नीति के तहत यह औरंगजेब का पूर्वगामी कहलाता है ना। यानी औरंगजेब ने भी इससे पहले इसके बाद यही नीति लागू की है, तो ये औरंगजेब का पूर्वगामी कहलाता है। ठीक है, यह जो है दोस्तों ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था इसने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। इसने 5 शहर बसाए दोस्तों। हिफाजत, ठीक है, हिफाजत क्या है? अच्छा, ये ट्रिक हो सकता है। ज से जौनपुर, फ से फिरोजाबाद, है ना। आगे देखेंगे हम, चलिए ठीक है। तो जौनपुर, ठीक है दोस्तों, जौनपुर उत्तर प्रदेश में अपने बड़े भाई जूना खां के स्मृति में दोस्तों इसने जौनपुर बसाया था। ठीक है, उसके बाद हिसार बसाया था हरियाणा में। उसके बाद फिरोजाबाद बसाया, ठीक है, फिरोजाबाद बसाया तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे दोस्तों फतेहाबाद, फिर फिरोजाबाद, ये इन नगरों को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसने 5 नहरों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, और बाग बगीचे भी लगवाए। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये बातें भी फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखेगा। इसके आत्मकथा कथा थी फुतूहाते फिरोज शाही। ठीक है, फुतूहाते फिरोज शाही जो कि फारसी भाषा में था। इसका दरबारी कवि था बर्नी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि था बर्नी। दोस्तों एक ट्रिक याद कर लीजिए, फिर रोज बरनाव करूं, मैं फिर रोज वर्णन करूं या बरनाव करूं, ऐसा करके। तो फिरोज शाह तुगलक का दरबारी कवि था बर्नी। ठीक है, इसकी रचना क्या थी? तारिक फिरोज शाही। ठीक है, इसने जो बर्नी है, इसने एक रचना की थी जिसका नाम था तारिक फिरोज शाही, फिरोज शाह के बारे में, जो कि इनकी रचना थी। ठीक है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण करके जगन्नाथ मंदिर को लूटने वाला ये आक्रमण करता था फिरोज शाह तुगलक। इसने जगन्नाथ मंदिर पर आक्रमण करके जगन्नाथ को लूटा। साथ ही साथ कांगड़ा में ज्वालामुखी मंदिर, उसको तोड़वा दिया दोस्तों और उसको लूटा। ऐसा हरामी हरामी शासक हुए थे। ठीक है, साले अपने धर्म को भी ये तो मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा है अपना धर्म मानो, दूसरे धर्म का इस तरह से अपमान नहीं करना चाहिए, दूसरे धर्म को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह दोस्तों दास प्रेमी था, यानी दास रखना प्रेमी करता था, यानी सर्वाधिक दास फिरोज शाह तुगलक रखता था। इसने सस गनी नामक चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, तो ये बात अब याद रखिए दोस्तों, सस गनी नामक चांदी का सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ और देखते हैं। तो इसने दासों की देखभाल के लिए, इसको छोड़िए, दीवाने खैरात एक ठीक याद रख लीजिए, दान देने वाला विभाग था, है ना, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक के समय। और इसने कर प्रणाली में सुधार कर सभी करों को दोस्तों समाप्त करके कुरान के अनुसार केवल खर करों को वसूल किया। ठीक है, सभी कर को ये फिरोज शाह तुगलक समाप्त कर देता है और केवल खर कर को चालू रखता है। ठीक है, नहरों का निर्माण किया और सिंचाई कर उपकर का 10वां भाग लिया। ठीक है, ये क्या करता है? नहरों का निर्माण करता है और सिंचाई कर उपज का 10वां भाग किया। ठीक है, जो सिंचाई कर था ना, इसको उपज का 10वां भाग कर दिया इसने। ठीक है, क्या किया? नहरों का निर्माण किया फिरोज शाह तुगलक ने, और सिंचाई जो कर था उसको उपज का 10वां भाग कर देता है ये।
अशोक का जो स्तंभ था दोस्तों, अशोक का स्तंभ लेख है ना, उसको मेरठ टोपरा से ये दिल्ली लाया गया था। इसके समय अशोक के स्तंभ को भी छेड़छाड़ किया गया था फिरोज शाह तुगलक के समय। एवजी प्रथा क्या थी दोस्तों? इससे दोस्तों सैनिकों का पद वंशानुगत हो जाता था, सैनिकों का पद वंशानुगत था फिरोज शाह तुगलक के समय, है ना। अब देखिए दोस्तों, अंतिम शासक आता है नासिरुद्दीन महमूद, है ना। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद। इसी के शासनकाल में मध्य एशिया के शासक तैमूर लंग ने आक्रमण किया। ठीक है, मध्य एशिया का शासक था तैमूर लंग, वो इस पर आक्रमण कर देता है नासिरुद्दीन महमूद पर। ठीक है, तैमूर लंग यह मध्य एशिया का जुगताई तुर्क तैमूर लंग के बारे में देखते हैं तो यह मध्य एशिया का जुगताई तुर्क था, है ना। उसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का सुल्तान तुगलक वंश का महमूद शाह था। उसने दिल्ली में 15 दिनों तक कत्लेआम किया तथा पश्चिमी भारत को खिज्र खां को सौंपकर वापस समरकंद लौट गया था। ठीक है, तो ये है दोस्तों तैमूर लंग, है ना। क्या किया इसने? तैमूर लंग ने नासिरुद्दीन अहमद के समय ये क्या करता है दोस्तों, आक्रमण करता है। यह मध्य एशिया का क्या था? शासक था। ठीक है, इसने क्या किया था? दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है, ठीक, इसके बाद इतना याद रखिए दोस्तों। भविष्य में तैमूर के जो वंशज थे ना, वो बाबर ने भारत पर अपने अधिकार का दावा किया। क्या हुआ? भविष्य में तैमूर के वंशज बाबर, ठीक है, तो जो तैमूर का वंशज था बाबर, बाद में इसने भारत पर अपने अधिकार को ठोंका। ठीक है, अधिकार जताया। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आ जाते हैं सैयद वंश पर, उसके बाद हम लोधी वंश पे आ जाएंगे दोस्तों, फिर हमारा दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाएगा। तो सैयद वंश को देखते हैं जल्दी से। ठीक है, खिज्र खान ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। लाहौर मुल्तान पर तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में ये शासन करना चालू करता है। अब देखिए दोस्तों, ये तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में ये शासन करने लगे, तैमूर वाले आ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो खिज्र खान ने इसकी स्थापना की। लाहौर व मुल्तान पर तैमूर के प्रतिनिधि के रूप में ये लोग शासन किए। ठीक है, 1414 में दिल्ली पर आक्रमण करके उसे अधिकार में ले लेता है ये। ठीक है, सैयद वंश में खिज्र खां। ठीक दोस्तों, प्रथम प्रसिद्ध शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, इसने 1451 में बहलोल लोदी ने परास्त कर लोदी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इसका प्रसिद्ध शासक था अलाउद्दीन बालम शाह। ठीक है, सैयद वंश का। लेकिन 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसको परास्त कर दिया और लोदी वंश की स्थापना की। तो लोदी वंश की स्थापना दोस्तों ये देखिए 1451 से 1426, ये 1526 तक। ठीक है, संस्थापक था बहलोल लोदी। ठीक है, इसका, है ना। भारत का प्रथम अफगान वंश के रूप में लोदी वंश को जाना जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा, है ना। इन्हें भारत का प्रथम अफगान वंश माना जाता है। किनको? लोदी वंश को। तो प्रथम प्रसिद्ध शासक आपको याद रखना है दोस्तों, सिकंदर लोदी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बाद दूसरा धर्मांध शासक था दोस्तों, ये भी सिकंदर लोदी, इसको भी, है ना। आगरा शहर बसाया इसने सिकंदर लोदी ने, है ना, और उसे अपनी राजधानी बना लिया। सिकंदर लोदी ने आगरा तो बसाया, साथ ही साथ उसको अपनी राजधानी भी बना लेता है। ठीक है, गुल रुखी नाम की साहित्य की रचना की इसने। कौन सी? गुल रुखी नामक साहित्य की सिकंदर लोदी ने रचना किया था। ठीक है, सिकंदर लोदी ने संगीत का एक ग्रंथ लज्जत सिकंदरी की भी रचना की। ठीक है, गुलमुखी नाम का साहित्य चलाया और सिकंदर लोदी ने साथ ही संगीत में एक ग्रंथ की रचना किया, लज्जत सिकंदरी। ठीक है दोस्तों, इसने भूमि के पैमाने हेतु सिकंदरे गज सिकंदर नामक पैमाना चलाया। ठीक है, भूमि मापन के लिए। ठीक है, सिकंदर लोदी ने दोस्तों, इसने एक नया प्रयोग किया, द्वैत प्रशासन प्रणाली लागू की इसने, है ना। यह जो दोस्तों गुजरात के महमूद बेगड़ा और चित्तौड़ के राणा सांगा जो था ना, उस समय
इसके समकालीन इसको माना जाता है सिकंदर लोदी को। दोस्तों सिकंदर लोदी की मृत्यु जो है गले की बीमारी से हुई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों इसका अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। धर्म के प्रति ये भी बहुत कट्टर था। ठीक है, इसके शासनकाल में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के समय होता है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था दोस्तों? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक है, जो तैमूर लंग का वंशज था बाबर, उसके बीच और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी दोस्तों हार जाता है ना। और यहीं से मुग़ल साम्राज्य की फिर स्थापना चालू हो जाती है। मुग़ल यानी मुसलमानों की स्थापना फिर से यहाँ पे बोल सकते हैं चालू हो जाता है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। ठीक है, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और दिल्ली शासन का अंतिम शासक था, ऐसा आप मानिए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार 5 राजवंशों ने 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन किया। इसमें एक खिलजी वंश की कार्य अवधि सर्वाधिक थी। ठीक है दोस्तों, इस पांचों में खिलजी वंश का जो शासन था वो सबसे लंबा था। तुगलक वंश की कार्य अवधि सबसे अधिक थी। ठीक है, शासन सबसे खिलजी वंश की कार्य अवधि सबसे कम था दोस्तों, और तुगलक वंश की कार्य अवधि अधिक थी। ठीक है, तुगलक वंश का ज़्यादा था, ये आप याद रख लीजिएगा सुधार करके। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, हम कुछ देखते हैं। अब हम देखते हैं सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में। ठीक है, कुछ देखते हैं। दीवान आरिज। ठीक है, ये दोस्तों इसके संस्थापक थे बलबन। ये जो है ये दोस्तों सैन्य विभाग से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद है शहनाए मंडी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। और ये जो है बाजार दरोगा होता था। बाजार का क्या होता था? दरोगा होता था। दीवान अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया, जो कि कृषि विभाग से संबंधित था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। न्याय विभाग, दीवान एक कजा को याद रख लीजिए। दीवान एक कजा न्याय विभाग से संबंधित था। ठीक है, और दीवान ईशा डाक विभाग से संबंधित था। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रख लिए। दारुल ए सफ़ा राजकीय अस्पताल माना जाता था, और फिरोज शाह तुगलक ने ये बनवाया था दारुल ए शका। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिए। सल्तनत काल में कुछ पॉइंट देखते हैं हम यहाँ। प्रांत के मुखिया को इक्तेदार के नाम से जाना जाता था। ठीक, जो प्रांत का मुखिया होता था उसको इक्तेदार के नाम से जानते थे, है ना। और पुलिस विभाग के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था दोस्तों उस समय, है ना। क्या कहते थे? पुलिस विभाग के मुखिया को कोतवाल। गांव के मुखिया को मुकद्दम और चौधरी ये का नाम दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, सल्तनत कालीन सैन्य संगठन के बारे में कुछ देखते हैं। तो सल्तनत कालीन रक्षा मंत्रालय का संगठन चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। इनकी जो संगठन थी, ठीक है, वो चंगेज खां ने जो दशमलव प्रणाली था उसी पर आधारित था। सेना का मुख्य भाग के बारे में कुछ देखते हैं दोस्तों। ठीक है, सेना का मुख्य भाग होता था अश्व सेना, है ना। क्या होता था? अश्व सेना। ठीक, अब इसको यहीं पे इसी को याद रखिए। सेना का मुख्य भाग में अश्व सेना होता था। ठीक है, सल्तनत कालीन सैन्य संगठन के बारे में जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, सैनिक सुधार की दृष्टि से अलाउद्दीन खिलजी का काल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, सैनिक सुधार की दृष्टि में अलाउद्दीन का नाम आपको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की, तथा साथ ही साथ उसने घोड़ों को दागने की और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा चलाई थी। ठीक है, इसके अलावा सल्तनत कालीन कर व्यवस्था के बारे में कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो उस्र क्या था दोस्तों? ये तो उस्र जो था भूमि कर था, है ना। केवल मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, 1/10, है ना। खराज क्या था? तो ये भी भूमि कर था, जो गैर मुसलमान थे उनसे लिया जाता था, और ये 1/3 से आधा तक। ठीक है, 1/3 इस ये याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, ज़कात क्या था, तो धार्मिक कर था ये ज़कात, है ना, केवल मुसलमानों से ये कर लिया जाता था। ठीक है, और जजिया धार्मिक कर था, ये भी ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, खुज्म खुज्म हमने बताया लूट का धन होता था ना, जिसका 1/5 भाग राजकीय में ये बांटा जाता था एक दूसरे में। ठीक है, लगान व्यवस्था कैसी थी इनकी, ये देख लेते हैं। लगान व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो इनमें थी बटाई। बटाई क्या था, लगान निर्धारित करने की एक प्रणाली थी। ठीक है, जिसमें राज्य की ओर से प्रत्यक्ष रूप से ज़मीन की पैदावार से हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, राज्य जो है, राज्य की ओर से लिया जाता था ज़मीन की पैदावार से जो उत्पादन होता था, है ना। सल्तनत काल में निम्नलिखित 3 प्रकार की बटाई विधि प्रचलित थी: खेत बटाई, लंका बटाई और एक रास बटाई। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सल्तनत कालीन स्थापत्य के बारे में कुछ देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुब्बत उल इस्लाम, ठीक है, भारत का पहला मस्जिद था। ठीक है, ये, लेकिन इससे पहले ये दोस्तों विष्णु मंदिर था, है ना। यह दिल्ली में स्थित है। कुव्वतुल इस्लाम 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत कॉलेज को तोड़वा कर बनाया गया था दोस्तों, अजमेर के। ठीक है, पहले ये बौद्ध विहार हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत कॉलेज तोड़वा कर बनाया गया था, जहाँ पे कहाँ पे था ये, अजमेर में था। पहले ये बौद्ध विहार था। ठीक है, कुतुब मीनार, ठीक है दोस्तों, मेहरौली स्तंभ के समीप कुतुब मीनार को बनाया गया था। 7 मंजिला भवन थी दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में ये विजय स्तंभ के नाम से विजय स्तंभ है। ठीक है, कुतुब मीनार। ठीक, कुतुब मीनार दोस्तों बख्तियार काकी की याद में इसने बनवाया था। ठीक है, ऐबक ने। ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुब मीनार का जो कार्य था उसको पूरा कराया था, है ना। और सुल्तानगढ़ी का मकबरा, भारत का पहला मकबरा था ना दिल्ली में, अपने पुत्र की स्मृति में इल्तुतमिश ने बनवाया था। बलबन के बारे में देखते हैं। लाल महल बनवाया था दोस्तों बलबन ने दिल्ली में, है ना। जलालुद्दीन खिलजी, किला खोरी का महल जलालुद्दीन खिलजी के बारे में याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाज़ा बनवाया कहाँ पे, दिल्ली में, है ना। सीढ़ी महल बनवाया कहाँ पे, राजस्थान में। जमात मस्जिद, ठीक है, वगैरह। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी का अलाई दरवाज़ा दिल्ली, सीढ़ी का महल राजस्थान, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, तो इसने तुगलकाबाद शहर बसाया और तुगलकाबाद महल बनवाया, गयासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखिए, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ठीक है, और दौलताबाद शहर व किला बसाया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया और दौलताबाद शहर व किला भी बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखिए, इन्हें फिरोज शाह किला का निर्माण कराया, 5 शहर और 5 नहर बनवाए फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली में हौज खाना का निर्माण कराया। ठीक है, सिकंदर लोदी ने दोस्तों आगरा शहर बसाया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने दिल्ली सल्तनत को दोस्तों एक प्रकार से विश्लेषणात्मक रूप से ख़त्म कर दिया दोस्तों। वीडियो को 2-3 बार देखेगा, आपको सब याद हो जाएगा।